तो चैप्टर नंबर 9 इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम डिजाइन। फर्स्ट पार्ट इज एंड सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दरमियान, और इसमें दो आपके मेजर टॉपिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं। और ये असल में स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है उसको इन स्किल्स के साथ कि वो एक अच्छे प्रोग्रामर की तरफ आपको लेके जाया जा सके। अगर आपने प्रोग्रामर बनना है, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आगे फर्दर अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, यू नीड टू स्विच ऑन दीज स्किल्स। और इन 9.1 में आपको कंप्यूटर थिंकिंग स्किल्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। इस टॉपिक के साथ आपको फेमिलियर करेंगे, इसमें डिटेल थोड़ी सी स्टडी करेंगे क्या क्या है, कौन कौन सी टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी अगर इन स्किल्स को आपने ओवरकम करना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और सेकंड फेज इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स। तो इंशाल्लाह हम 9.1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास टोटल क्या है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि हम आज देखते हैं कि कितना चैप्टर का हम सेगमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो बुलेटेड आपको सेगमेंट्स हैं वहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको दो चीजें आपकी इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इस को फोकस करने के लिए आपको दो, इसकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में दो स्किल्स आपको बताई जाएंगी। इसके दो पार्ट्स डिवाइड किए गए, एक आपको सेगमेंट सिखाया जाएगा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, दूसरा डीकम्पोजिशन क्या होती है। तो अगर आपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, यू नीड टू नो अबाउट दीज टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड टर्म इज नोन एज डीकम्पोजिशन। और ये इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं क्या है और किस तरह आप अपना एल्गोरिदम राइट करते हो। और एल्गोरिदम होता क्या है, ये आपका सोल्यूशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। जब कभी कोई सॉफ्टवेयर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन अगर आपने देना है तो पहला काम जो किया जाता है, आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसका जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, वो आम तौर पे हम ये तीन डिफरेंट वेज यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप के तौर पे, जो सोल्यूशन की तरफ पहला कदम होता है। पहला, स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपने अपने क्लाइंट से लिया इंफॉर्मेशन, जो आपने अपने क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछी है, वो आपने अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने पास स्टेप बाय स्टेप लिख लो, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस ना। और इंग्लिश की वोकैबुलरी यूज होगी, इंग्लिश के सिंपल वर्ड यूज करने हैं। लाइक इफ यू वांट टू मेक कप ऑफ टी, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक ए कप ऑफ टी? पहले आप हॉट वाटर थोड़ा सा कर लो, मिल्क आपके पास पड़ा हो, और एक टाइम के ऊपर जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसमें आप मिक्सअप कर दो जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें आमतौर पे शुगर हम मिक्स कर देते हैं, मिल्क हम मिक्स कर देते हैं, टी स्पॉट उसमें अब टी बैग्स वगैरह डाल देते हैं, एक टाइम तक उसको पकने देते हैं। जब वो पक जाता है तो फिर उसको आप जो है वो टीयर करते रहते हैं साथ साथ, और फिर उसको आप एक कप में डाल के, तो आप अगर उसमें रिक्वायर्ड है आपको फर्दर शुगर वगैरह, तो टी स्पून उसमें आप करके उसको आप पी सकते हो। तो ये स्टेप है। अब ये नहीं होता कि सबसे पहले आपने कप मुंह से के साथ लगा लेना है, लाना, जब तक टी बनेगी नहीं। तो इसके स्टेप्स होंगे, पहले स्टेप पे क्या, दूसरे स्टेप पे क्या, तीसरे स्टेप पे क्या। लाइक आपने शावर लेना है, आपने नहाना है, तो ये थोड़ी है कि सबसे पहले कपड़े डाल लोगे और वॉशरूम में जाके शावर को ओपन कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपने स्टेप बाय स्टेप, पहले तो आपने ड्रेस ऑफ करना है, फिर वाटर को देखना है, उसका जो कोल्ड और हॉट है उसका मिक्सर ऑन करना है, फिर आपने शावर लेना है, फिर आपने अच्छे तरीके से नहाने के बाद फिर आप टॉवल होगा, टॉवल के साथ करने के बाद ड्राइनेस, आप फिर अपने स्टेप बाय स्टेप ये आप अपने ड्रेस को ड्रेसअप हो गए। ठीक है, और आखिर में ड्रेसअप होने के बाद आप जो है वो मिरर के सामने जाके वो कंगी वंगी और ऑयल शॉयल और जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप उसको अपने करने के बाद रेडी होने के बाद आप बाहर निकल जाओगे। तो ये स्टेप्स होते हैं, जिसको अगर आपसे कहा जाए कि आप किस तरह ऑफिस के लिए रेडी होते हो, स्टेप्स तो बताओ, तो आप स्टेप लिखोगे ना, इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करोगे या उर्दू में एक्सप्लेन करोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन होती है, उसका सोल्यूशन जब आप देते हो तो उस स्टेप में सिंपल स्ट्रक्चर इंग्लिश में लिख के दे सकते हो, नंबर 1। थोड़ा सा और उसको अगर फॉर्मल कर दिया जाए तो फ्लो चार्ट हो जाता है। और उसको थोड़ा सा और आप अपने कंप्यूटर कोड की तरफ मजीद 1 स्टेप मोर ले लो, उसे सूडो कोड बोलते हैं। सूडो कोड आपका कोड नहीं होता, किसी लैंग्वेज के साथ वो इन्फ्लुएंस नहीं होता,
ठीक है, वो किसी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, पाइथन या वीबी का वो कोड नहीं होता। वो एक सिंपल सी आपकी जनरल, इसमें भी इंग्लिश के कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो सूडो कोड में इस्तेमाल आपको करने पड़ते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तमाम लोगों के लिए होती है, तमाम प्रोग्रामर्स के लिए होती है। आप एक टीम है, एक ऑडियंस बैठी हुई है जिसमें वीबी के भी प्रोग्रामर बैठे हुए हैं, जावा के प्रोग्रामर बैठे हैं, सी के प्रोग्रामर बैठे हैं, रूबी के प्रोग्रामर बैठे हैं, पाइथन के प्रोग्रामर बैठे हैं। तो आप सूडो कोड में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सूडो कोड एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर ऑल प्रोग्रामर्स, ठीक है। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट योर कोड ऑफ कंप्यूटर बिफोर गोइंग टू select any specific language, just you have to address those audience or programmer through pseudocode. Very, very simple way to address that kind of audience. हाँ, प्रोग्रामर्स होंगे तो वो सूडो कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसको सारी ऑडियंस समझ सकती है, चाहे उसकी बैकग्राउंड किसी भी लैंग्वेज की हो, तो वो बेस्ट वे इज दैट सूडो कोड यूज करो। सूडो कोड असल में लैंग्वेज ही होती है, वो कंप्यूटर को के क्लोज होती है, उस लैंग्वेज के क्लोज जरूर होती है, एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन क्लोज टू दोज लैंग्वेजेस होती है। सिंटेक्स हर एक का अपना अपना होता है, लेकिन एक जनरल काइंड ऑफ सिंटेक्स समझ लो, यू कैन यूज इन सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या होता है? उसी सूडो कोड की रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबल्स की सूरत में। एक जब प्रॉब्लम आपके पास आती है, सॉफ्टवेयर बनना होता है, तो कुछ उसमें इनपुट्स होती हैं। इफ यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम ऑपरेटर और यूजर, यू नीड सम इनपुट्स ना। जैसे आपने किसी बंदे की एज आपने डालनी है, और एज डालने के बाद आपने कैलकुलेट करना है कि इसकी ग्रेजुटी कितनी बनती है, इसकी सैलरी डालने के बाद इसकी रिमेनिंग हाउस रेंट कितना बनता है, मेडिकल कितना बनता है परसेंटेज में, और टोटल सैलरी कितनी बनती है। यू नीड टू पुट समथिंग इनपुट, उसका नाम बताओगे, उसकी बेसिक सैलरी बताओगे, बाकी वो शीट पूरी 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 खुद ही रेडी कर देगा। तो यू नीड टू इनपुट समथिंग, और इनपुट के बाद कुछ कैलकुलेशंस भी होंगी, प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं। कुछ कैलकुलेशन के बाद स्क्रीन के ऊपर उसको लेके आना है, वो आउटपुट कहलाता है, या प्रिंटर पे भेजना है, वो आउटपुट कहलाता है। अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी कि अगर उसकी नंबर ऑफ ईयर्स एज में अगर वो 15 साल तो हो गया है कंपनी में, तो उसके इंक्रीमेंट लगाना चाह रहे हो, अगर 15 साल से ज्यादा नहीं उसका हुआ स्टे कंपनी में, तो उसको इंक्रीमेंट नहीं देना। तो इस तरह के चेक एंड बैलेंसेस आपके कंडीशन भी हो सकती है, डायमंड जिसे बोलते हैं। तो इनपुट हो, आउटपुट हो, कंडीशंस हो, प्रोसेसिंग हो, कैलकुलेशंस हो, आप इसके ग्राफिकल सिंबल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फ्लो चार्ट। और फिर अगर आप कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हो, तो डिटेल अगर देना चाहो, तो इसे बोलते हैं रिफाइन करना। क्या बोलते हैं? रिफाइन करना। रिफाइन का मतलब होता है एक बिग प्रॉब्लम है, एक बिग प्रोजेक्ट है, उसको सेपरेट सेपरेट सेगमेंट कर लेना। सेगमेंट करने का फायदा क्या होता है? एज ए प्रोग्रामर आप कंफर्टेबल हो जाते हो। एक बिग प्रोजेक्ट है जिसमें आपने अकाउंट्स को भी मेंटेन करना है, कॉलेज के स्टाफ की भी उसमें रिप्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट्स की भी है, कोर्सेज भी हैं, फीस भी है, सैलरीज भी हैं। तो आप वो ऐसे प्रोजेक्ट को इकट्ठा एज ए होल कोडिंग नहीं करते, बल्कि उसको सेगमेंटाइज कर लेते हो, अलग अलग पार्ट्स बना लेते हो, हर पार्ट को फर्दर सब पार्ट्स बना लेते हो, सब डिवाइड कर देते हो, सब डिवाइड कर देते हो। इस बोलते रिफाइन करना, ताकि आपको सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, उस डिवीजन को समझने में आसानी हो। वरना एज ए होल तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैसअप हो जाएगा समथिंग, ठीक है, और आपके हाथ से सारी गेम निकल सकती है। इन ऑर्डर टू डिजाइन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मैं सिंपल वर्ड में आपको कहूंगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर। इन ऑर्डर टू डिजाइन ए सॉफ्टवेयर और या कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो जब कभी आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हो, तो वो कोई खास काम करवाने के लिए जाते हो ना, अपनी आसानी के लिए बनाते हो। तो वो कोई खास काम करता है, स्पेसिफिक टास्क करता है, या सॉल्व करता है जो सिचुएशन या प्रॉब्लम उसको दी जाती है, उसका सोल्यूशन होता है। और टास्क और प्रॉब्लम हैज टू रिग्रेसली डिफाइंड एंड सेट आउट, शोइंग व्हाट इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड। आपको सारा कुछ बताना पड़ता है ना प्रॉब्लम को,
क्लियरिटी देनी पड़ती है कि किस तरह कंप्यूट होगा, कौन कौन से ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होंगे, कंडीशन कहाँ लगेगी, अरिथमेटिक से और लॉजिकल एंड रिलेशन ऑपरेटर कहाँ यूज होंगे, और किस तरह वो डाटा इनपुट करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद फार्मूला लगा होगा, और उसके बाद वो किस तरह होगा, और किस तरह उसका फिर आपने उसको परफॉर्म कैसे करवाना है, उस पूरे प्रॉब्लम को सोल्यूशन के तौर पे स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह उसको रिजॉल्व करना है। ये सारी सिचुएशन एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर आपको इन स्टेजेस से पास होना पड़ता है, कंप्यूट करने के बाद उसका आउटपुट जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे क्लाइंट को सॉफ्टवेयर का। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस, इसमें आपको कुछ टूल सिखाए जाएंगे। अभी कोडिंग नहीं हो रही शुरू स्टूडेंट्स, कोडिंग होगी जाके चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 9 में कोडिंग शोडिंग कोई नहीं है, ये डिजाइन वाला पार्ट है, पेपर के ऊपर हर चीज आपने पेपर पे बनानी है। और जब ये हो जाएगा तो फिर आगे आपको इन तीनों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो फॉर योर कंप्यूटर कोड, देन यू हैव टू सिलेक्ट इधर जावा, पाइथन और VB.NET। तो दिस चैप्टर actually introduce tools and some techniques that can be used to design सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू वर्क विद एसोसिएटेड। हाँ, वो जो सोल्यूशन दोगे लाजमी बात है उसको किसी जो है कंपोज करने के बाद, कोड लिखने के बाद कोई हार्डवेयर तो होगा ना जिसके ऊपर उसको आप चलाओगे। एक कंप्यूटर होगा, उसके अंदर रैम भी होगी, उसके अंदर पावर सप्लाई भी लगी होगी, उसके अंदर आपके SSD और हार्ड डिस्क वगैरह, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह, तो एक हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा, एसोसिएटेड हार्डवेयर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपसे को पूछे कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कितने पार्ट्स होते हैं, आप कहोगे उसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व होंगे, प्रोग्रामर और एंड यूजर्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर बनेगा, इसके अलावा वो हार्डवेयर के ऊपर आप उसको इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, और फिर आप उसको जाके एज ए होल उसको कंप्यूटर सिस्टम आप कहोगे। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या लोग लोग शामिल होते हैं, यूजर जिसे बोलते हैं, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू डेवलप स्किल्स इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और प्रोग्रामर वो एक रोज में नहीं बन जाता, 2 रोज में नहीं बन जाता, इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अपनी उस कंप्यूटर जो कि कंप्यूट कर रहा होता है, लेकिन उस कंप्यूट करने के लिए एज ए प्रोग्रामर आपकी उस लेवल पे थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आपकी वो स्किल्स होनी चाहिए। और हर किसी की बस की बात नहीं होती स्टूडेंट्स प्रोग्रामर बनना। सॉफ्टवेयर तो हर कोई यूज कर लेता है बना बनाया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाना ये काफी हाई डिमांडिंग स्किल्स होती हैं, और ये काफी प्रैक्टिस से, रियाजत से, और इन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। पहले स्टार्ट आप छोटे छोटे प्रोग्राम से करते हो, फिर बिग प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हो, फिर टीम्स के अंदर काम करते हो, फिर एज ए होल आपका एक एक्सपीरियंस जैसे जैसे टाइम के साथ गेन करते हो, बिग प्रोजेक्ट्स को डील करते हो, एक टाइम आता है कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो। स्टार्टिंग डेज में यू नीड मैनी टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस जो आपको रिक्वायर्ड होती है अपनी इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। डिजाइन जो होता है, याद रखना, इसमें ये जो आपको बता रहा है ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 के ऊपर लेके जा रहा है आपको। चैप्टर नंबर 12 को मैं जरा लाइटली ब्रीफ कर देता हूं। आज मैं आपको 9वां भी और आज आपको 12वें का आपस में कनेक्शन बताने लगा हूं। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 चैप्टर्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपके अंदर बेसिक लेवल के प्रोग्रामर की सलाहियत पैदा हो चुकी होगी, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या आप प्रोग्रामर की जॉब परफॉर्म कर रहे हो, यू नीड टू गो थ्रू दीज स्टेजेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 एनालिसिस, एनालिसिस। स्टेज नंबर 2 डिजाइन। स्टेज नंबर 3 कोडिंग। स्टेज नंबर 4 टेस्टिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर
प्रोग्रामर डेवलपर होगा, इन स्टेजेस को पास किए बगैर फाइनल या फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं दे सकता। 5 स्टेजेस होती हैं, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस, अगर आपसे मैं डायरेक्ट इस चैप्टर को ओपन करके दिखा दूं, क्योंकि मैंने आपको 4 चैप्टर, मेरा टारगेट है, मैंने 4 चैप्टर करवाने हैं आपको। मैं चौथा चैप्टर जो इसके अंदर लास्ट वन है 12वां पेपर 2 का, उस पर लेके जा रहा हूं। प्रोग्रामिंग का चैप्टर क्रॉस हो गया, ये आ गया। और ये देखो चैप्टर का टाइटल ही क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि 4 चैप्टर का क्या आपस में कनेक्शन है, तो ये 4 चैप्टर आपको पेपर 2 के लिए उसने कहा है। आपकी स्किल्स को, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यहाँ पे आपको जस्ट ट्यून करने के लिए आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मजे की बात है, मैंने आज 9वां और 12वां इकट्ठा ही आपको बताना शुरू कर दिया, ये स्टेजेस बताने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये हैं जी वो स्टेजेस जो नजर आ रही हैं आपको। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इसे बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट या प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इनको आपने बाईपास किसी को नहीं करना, और इनको आप एक स्टेज जब कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरी स्टेज पे जंप करना है। भाई सीधी सी बात है, जब तक आप वो क्लाइंट के साथ डिस्कशन नहीं करोगे, ऑनर का सेटिंग नहीं करोगे, एंड यूजर के साथ मुलाकात नहीं करोगे, जो रिपोर्ट्स उनकी हैं, जो वहां पे ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उस कंपनी का, जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे, स्पेसिफिकेशन टू मेक दैट न्यू सॉफ्टवेयर, वो आपके पास नहीं आएंगी। ये साइन ऑफ होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर चीज को मुतमिन करने के बाद आप फिर अपनी टीम के साथ चले जाओगे, बैठ जाओगे एनालिसिस करने के बाद। फिर स्टार्ट होगा डिजाइन। डिजाइन में आपके 3 हिस्से होते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए, जस्ट नेम इट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ना 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 ना, डिजाइन में वो 3 चीजें जो चैप्टर 9 में मैंने स्टार्ट में बताई थी, जो पेपर के ऊपर आप बनाते हो। जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का पेपर पे, स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 2 सूडो कोड, नंबर 3 फ्लो चार्ट, वो डिजाइन में आते हैं। जब ये आपके हैं, हाँ, क्या मैं ये तो बता रहा था, किधर थे, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में नंबरिंग करके स्टेप्स लिख देना, पहले स्टेप पे ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसको सॉल्व करने के ये स्टेप्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो। जो आपको क्लाइंट ने बताया ना मुझे ये चीज चाहिए, उसके स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, सोल्यूशन। सोल्यूशन है, 3 डिफरेंट वेज हैं टू गिव सोल्यूशन फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज, उसको थोड़ा सा मेच्योर अगर कर लो, सूडो कोड, which is very close to your programming languages. Number 3, the representation of that pseudocode is जो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना उस pseudo कोड को, फ्लो चार्ट। इतनी सी बात है, समझ आइए। इसका मतलब है कि 3 स्ट्रक्चर इंग्लिश, दूसरा सूडो सूडो कोड, थर्ड वन इज फ्लो चार्ट। ये किस स्टेज में होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस स्टेज में होता है, डिजाइन स्टेज में होता है। अगर आपसे कोई पूछे ये किस स्टेज में होता है, ये तीनों सेगमेंट्स प्रोग्रामर की लाइफ में कब आते हैं, जब एनालिसिस का फेज खत्म हो जाए। तो सेकंड फेज में, डिजाइन में, पेपर ऑन योर पेपर, यू हैव टू वर्क ऑन योर पेपर टू मेक और राइट स्ट्रक्चर इंग्लिश, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। वापस चलूं चैप्टर पे, ये इनकी डिटेल्स हैं कुछ। इन डिटेल्स में अगर आप डिजाइन वाले हिस्से में देखो, लास्ट लाइन में लिखा हुआ कुछ,
पेपर, ये सब पेपर के ऊपर होता है। स्ट्रक्चर चार्ट भी बनते हैं। आपका वो, ये सर स्ट्रक्चर चार्ट क्या होते हैं? आपने स्ट्रक्चर इंग्लिश का बताया था, ये स्ट्रक्चर चार्ट भी कोई चीज़ है? बिल्कुल है। स्ट्रक्चर चार्ट के अलावा स्टेट ट्रांजिशन होती है, डायग्राम्स एंड सूडो कोड। यहाँ पे भी आ रहा है, सूडो कोड उधर भी जिक्र हुआ था। एनालिसिस एक ऐसी स्टेज होती है जो आप बिफोर एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इट नीड टू बी क्लियरली and set out so everyone working on the solution understands what is needed. This is called requirement, or this kind of stage is known as analysis. Often start with the feasibility study followed by investigation and fact finding to identify exactly what is required from the program जो क्लाइंट को बना के देना है। अगर आपको आज के दिन के बाद पूछा जाए ये सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी पहली स्टेज में क्या आप गैदर करते हो? आप वो स्पेसिफिकेशन लेते हैं, अब आप वो कैसे कैसे स्टार्ट हो, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है ये क्या चाह रहा है आपसे क्लाइंट इस प्रोग्राम के अंदर। क्या समझ आई एनालिसिस? इसका मतलब जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगा तो ये चीज भी आपकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग में अपनी उसमें आ चुकी होगी माइंड के अंदर। इसका मतलब मैं आज आपको 9वां और 12वां इकट्ठे स्टार्ट करवाती है ताकि आप कनेक्ट हो जाओ। जब यहां तक पहुंचो तो बैकग्राउंड हो आपकी अच्छी कि ये जी हमें तो पता है इसका। डिजाइन वाले हिस्से में देखो क्या होता है। जो आप प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन होती है, जो नीड होती है उस सॉफ्टवेयर की, उसको बोलते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। और ये कहां से निकलती है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन? किस स्टेज से? एनालिसिस से। शो हाउ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड, और व्हेन डिजाइन स्टेज इज कंप्लीट द प्रोग्रामर शुड नो व्हाट इज टू बी डन। डिजाइन के बाद अगला स्टेज कौन सी होती है? प्रोग्रामर के काम शुरू हो जाता है कोडिंग का। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। When design stage is complete, the programmer should know what is to be done, all the tasks that need to be completed, how each task is to be performed, and how tasks work together. This is can be formally documented. ये डॉक्यूमेंटेड होता है, पेपर के ऊपर होता है। और इसमें आमतौर पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? स्ट्रक्चर चार्ट हो गया, सूडो कोड हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गए, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हो गई, ये सब चीजें आपको इस स्टेज में नजर आएंगी पेपर पे। अभी इसके बाद वाला हिस्सा जो है ना वो है जनाब कोडिंग का। और इसमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर शुरू हो जाता है सूटेबल लैंग्वेज के अंदर। बस इतना ही है। टेस्टिंग क्या होती है? जब वो कोड पूरा हो जाता है उसको रन किया जाता है मैनी मैनी टाइम टू चेक टेस्ट इट। अब ये तो नहीं कि वो बन गया और भेज दिया उसको सॉफ्टवेयर को, नो। आप उसको चेक करो, मसले तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं, जो कहा गया रिपोर्ट्स बनाने के लिए कैलकुलेशंस हैं, अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो तो बड़ा डीपली स्टडी करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर अगर आपने स्टूडेंट का बनाना है या आपने उसका सैलरीज का बनाना है या आपने लाइब्रेरी का बनाना है तो उसको आपने टेस्ट करना होता है। सिर्फ आपने टेस्ट करना होता है बल्कि आपकी टीम बैठी होती है, पूरी ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं जो उसको उसके हाथ से निकालना पड़ता है। और अगर कोई आप बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो एक ब्रांच में उसको जाके टेस्ट भी करना पड़ता है डिप्लॉय करने से पहले टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ दैट स्पेसिफिक बैंक, ताकि अगर उसमें कोई मसले हैं अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिए जाएं। और आखिर में क्या होगा स्टूडेंट? ये क्या होती है? और मेंटेनेंस चलती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। गाड़ी हो, कार हो, जहाज हो, सॉफ्टवेयर हो, मेंटेनेंस के क्या उसने कसम खाई हुई है कि मैंने खराब ही नहीं होना। हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, स्टोरेज का मसला आ सकता है, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेज होती है, और ये आमतौर पे जब सॉफ्टवेयर बना के देते हो ना कंपनी को, उसके साथ एग्रीमेंट साइन होता है कि आपने सर मेंटेनेंस देनी है हमें। खुदा ना खास्ता इतना बिग प्रोजेक्ट है, अमेजोन का प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन चल रही है। अगर वो गड़बड़ हो जाए तो जनाब कौन ठीक करेगा उसको? मेंटेनेंस किसने देनी है उसकी? जो भी है सॉफ्टवेयर उसका डेवलपर, वो वेबसाइट बनाने वाला या डेटाबेसिस का या जो भी है। और इसका मतलब क्या होता है? ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट प्रोग्राम देना पड़ता है। इंश्योर क्यों, ये क्यों?
ensure it continues to work effectively. This involves dealing with any problem that arise during use, including correcting any error that come to light, improving the functionality of the program, adopting the program to meet the new requirement. भी आने वाले टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंजेस आती रहती वो ऑनर बुला लेते सर ये भी इसमें डाल दें। अटेंडेंस का सिस्टम पहले हम का था, कोरोना आ गया, अब आप फेस रिकॉग्नाइज वो खुद ही कर ले, इतने सेंसर लगा के प्रोग्राम करके हमें दे दें, अटेंडेंस लग जाया करे स्टाफ की भी स्टूडेंट्स की भी। न्यू टेक्नोलॉजी ऐड कर दें सॉफ्टवेयर के अंदर, ये हो सकते हैं ना इश्यूज, मेंटेनेंस में ये चीजें शामिल हैं। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, कुछ भी हो रही है इस तरह का, अगर उसकी स्पेसिफिकेशन कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है और बिजनेस की, तो आप उसको दो ना सहूलत। तो आज के दिन के बाद ये मैंने चैप्टर नंबर 12 का भी स्टार्ट पॉइंट बता दिया। तो कितनी स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस होती हैं, और पांचों को मैंने वन बाय वन आज की डेट के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी स्टेजेस होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, आपको 5, पहले नंबर पे कौन सी होती है, आपने कोडिंग नहीं कह देना, पहले हमेशा एनालिसिस होती है जहां रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। नंबर 2 डिजाइन किया जाता है, डिजाइन में स्ट्रक्चर इंग्लिश, ट्रांजिशन डायग्राम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट्स वगैरह वगैरह जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूं आपको। थर्ड नंबर पे कोडिंग होती है आफ्टर साइन ऑफ फ्रॉम डिजाइन, और याद रखना हर स्टेज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। जो सॉफ्टवेयर हाउस का जो होता है ना इंचार्ज, वो कहता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कल को मैं चला जाता हूँ छोड़ के, या ये प्रोग्रामर की टीम छोड़ के चली जाती, कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा होना चाहिए, कल को वो दोबारा ऑनर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर अगर चाह रहा है इसमें कोई चेंजेस करवाना, तो मेरी नई टीम आ गई है, उसके पास कोई तो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड कोडिंग शोडिंग सब कुछ उसके पास रिकॉर्डेड हो। सो दीज आर द 5 स्टेजेस। अच्छा, इसको वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल मॉडल। जब एनालिसिस खत्म हो जाती है जनाब, तो आगे क्या स्टार्ट होता है? डिजाइन। डिजाइन की स्टेज जब खत्म हो जाती है तो आगे क्या स्टार्ट होता है? कोडिंग। कोडिंग जब खत्म हो जाती है तो आगे क्या स्टार्ट होता है? टेस्टिंग। टेस्टिंग जब खत्म हो जाती है तो आगे क्या स्टार्ट होता है? जब डिप्लॉय कर देते हो आप उस कंपनी में, उस बैंक में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, तो मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इस डायग्राम में आपको वाटरफॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जब ये स्टेज खत्म होगी, ये स्टेज स्टार्ट, ये खत्म होगी, ये स्टेज स्टार्ट, ये खत्म होगी, ये आपको यहां नजर आ रहा है, ये देखिए। इसमें मॉडल्स का डिस्कस किया जाएगा। पहला वाटरफॉल कहलाता है, जिसमें कुछ इस तरह की डायग्राम बनती है, देख रहे हो। आप लोगों को पता होना चाहिए सूडो कोड, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर इंग्लिश का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टार्ट में आपको इन्हीं 3 टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा अभी, जिससे आप एज ए प्रोग्रामर कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी। कंप्यूटर तो देखो कंप्यूट करते ही करता है, लेकिन एज ए प्रोग्रामर आपके माइंड के अंदर भी कैलकुलेशन चलती हैं। आपके माइंड के अंदर ये कैलकुलेशन के थ्रू ही आप सूडो कोड, फ्लो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, स्किल्स को अपनी डेवलप करते हो। तो इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन टर्म से फेमिलियर होना जरूरी है। पहली टर्म है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरी टर्म है डिकम्पोजिशन, तीसरी टर्म है आपकी पैटर्न रिकग्निशन। इसको मैं टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं डिटेल पे चलूंगा। बाद में इन लाइनों को पढ़ लेना, इंशाल्लाह इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, और इनको याद भी कर लेना। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहां यूज होती है एज ए प्रोग्रामर? जब कभी आपने स्टडी करना हो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना हो, फिर उसको फॉर्मुलेट करना हो, इफेक्टिव मैनर में उसका सोल्यूशन देना हो, और उसको फिर प्रोवाइड करना हो किसको? ये सोल्यूशन कंप्यूटर पे परफॉर्म करवाना। दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कुछ टेक्निक्स होती हैं, सेवरल टेक्निक्स होती हैं, इंक्लूडेड फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज एल्गोरिथम, फोर्थ वन इज पैटर्न रिकग्निशन। आज की डेट के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जरा डिफाइन तो करो, ये 4 लाइनें लिख देना। व्हाट इज मेंट बाय computational thinking? Also discuss few techniques। समझ आइए
क्या टेक्निक्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जिसको आपको जानना पड़ेगा? अच्छा, आज अगर मैं ये बताऊं, अगले वीक में आते ही मैं थोड़ा सा आपको टच करूंगा कि बताओ जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब, जस्ट एक्सप्लेन एंड इट्स नहीं टेक्निक्स, टूल्स बताओ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हवाले से। अगर आप इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग के टर्म को अगर मजीद एक्सप्लेन करना चाहो, जिसमें आपको ये 4 टर्म्स के साथ फेमिलियर होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपको प्रिपेयर करना है अपने माइंड को, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम डिटेल। डिटेल अगर आपके पास है, आपने अपनी नीड के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर में जितनी चीज की रिक्वायरमेंट है उसको निकालने को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? पूरी डिटेल में जो आपने उसके ऑनर से ली है, उसके यूजर जो वहां पे काम कर रहे हैं उनसे ली है, जो वो चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर में, उसमें से पूरी डिटेल में से सिर्फ उतने पार्ट को निकाल लेना जो रिक्वायर्ड है आपको उस क्लाइंट को सोल्यूशन बनाने के देने में, बस। इसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। मिसाल क्या है? मैप आपने देखा होगा, गूगल मैप देख लो या आप कोई भी मैप देख लो। आपने ट्रेवल करना है यहां से इस्लामाबाद, आप मैप मंगवाते हो, रेलवे मैप, रेलवे मैप मंगवाते हो, उसमें आपके साथ कोई पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है जो व्हील चेयर रिक्वायर्ड है उसको, तो मैप से आपने सिर्फ वो चीजें चेक करनी है कि किस किस स्टेशन पे व्हील चेयर की फैसिलिटी है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। आपने पूरे मैप में से सिर्फ अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालने को, जो आपके सोल्यूशन में आपको फैसिलिटेट कर रही है, इस काइंड ऑफ इस एक्शन को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। आपने ट्रेवल करना है लाहौर से इस्लामाबाद, आपने मोटरवे का मैप मंगवा लिया, उसमें बहुत सारी डिटेल पड़ी हुई है। मैं क्या जानना चाह रहा हूं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कितने कितने किलोमीटर पे रेस्ट एरियाज हैं, और क्या किस किस नाम पे हैं और कितने किलोमीटर पे हैं। एब्स्ट्रैक्ट कर लूंगा, एब्स्ट्रैक्शन। मैंने मैप मंगवा लिया मोटरवे का, मुझे जानना है कि मैं फिलिंग करनी है फ्यूल की, कहां कहां अवेलेबल है फिलिंग स्टेशंस, या जीटी रोड का कहां कहां अवेलेबल है रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स कहां कहां अवेलेबल हैं। मुझे अगर नाइट के टाइम मुझे रेस्ट करना है, होटल लेना है, होटल्स किधर किधर हैं, रेस्ट एरियाज किधर किधर हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज दैट काइंड ऑफ एक्शन। अगर मैं आपका पहला पैराग्राफ पढ़ूं स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आप एब्स्ट्रैक्शन को बड़े अच्छे तरीके से वो कोशिश कर रहा बताने की, जो मैंने बताया उसको जेन में रखना। तो एब्स्ट्रैक्शन इज क्या है, जरा गौर कीजिएगा। एब्स्ट्रैक्शन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट एनेबल्स कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो डेवलपर है, टू डेवलप क्लियर मॉडल्स फॉर द सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन, ये देखो यहां से वर्ड, abstraction involve extraction information that is essential while ignoring what is not relevant for the provision of solution, only including what is necessary to solve that problem। लिख लोगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। और इससे होता क्या है, ये किस चीज को आपको एनकरेज करता है? एब्स्ट्रैक्शन encourages the development of simplified model that are suited to a specific purpose by eliminating any unnecessary characteristics from that model। Many everyday items use abstraction such as maps, calendars, timetables। कैलेंडर आपके सामने घर में लगा हुआ है, आपने जानना है एब्स्ट्रैक्ट करनी इंफॉर्मेशन, रमजान का फर्स्ट रोजा कब आ रहा है, छोटी ईद कब आ रही है, बड़ी ईद कब आ रही है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। टाइम टेबल है, किस चीज का टाइम टेबल मंगवा लिया आपने? ना ना, क्लास का नहीं, ये बस स्टेशन का, कब कब निकल रही है बस इस्लामाबाद के लिए, कितने कितने टाइम के बाद निकल रही है, कितना फेयर है उसका, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लो। पूरी डिटेल है उसमें तो, उसमें तो
1000 बसेस ट्रैवल कर रही हैं, आपने किसी इंफॉर्मेशन लेनी है जो इस्लामाबाद से लाहौर की है, बस पूरा थोड़ी डिटेल देखनी है। इग्नोर और एलिमिनेट इररेलेवेंट डिटेल्स, दैट इज नोन एज। तो एब्स्ट्रैक्शन असल में, एब्स्ट्रैक्शन की एवरीडे आइटम्स या एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स आपको बता दी, मैप्स, कैलेंडर्स एंड टाइम टेबल्स। और मैप्स क्या होते हैं? यूज एब्स्ट्रैक्शन टू शो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल रोड मैप should only show the necessary details required to drive from one place to another। रोड मैप हम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि मुझे एक जगह पे पहुंचना है, मुझे यहां से एयरपोर्ट जाना है, मैं गूगल के ऊपर मैप निकालता हूँ, मकसद क्या होता है कि मुझे वो डिफरेंट वेज मिल जाएं जहां से मैं एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूँ, डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूँ। अगर एक रूट बिजी हो, मेरे पास ऑल्टरनेट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ट्रैफिक अगर जैम हो जाए तो मेरे पास ऑल्टरनेट वे क्या है। दिस इज नोन एज मैप के अंदर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। द रोड मैप जो कि आपको दिख रहा है हैज रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी बाय एनी और एसेंशियल डिटेल्स जस्ट नीडेड सच एज रोड्स, उसमें नंबर्स, टाउन्स, रिमूविंग एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेरेन दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल। ये देखो, अब आपको जस्ट इसमें से सिर्फ अपने काम की चीज को निकालने को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल को जस्ट आप एलिमिनेट कर दी जाता है। द बेनिफिट क्या होता है? एलिमिनेट करने का बेनिफिट क्या होता है? जो अननेसेसरी है आपकी मॉडल में से, इससे फायदा क्या होता है? अगर आप देखो, आपको जस्ट ये जानना था कि मैं कहाँ कहाँ स्टे कर सकता हूँ, बाकी चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, उसको इग्नोर करो। इससे फायदा क्या होगा अल्टीमेटली इग्नोर करने से, एलिमिनेट करने से अननेसेसरी डिटेल्स को? हाँ, द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्रोग्राम इज रिड्यूस सो द प्रोग्राम कैन बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर मोर क्विकली। पहला स्टेप, ये एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्शन का। दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टडी दिस टॉपिक एब्स्ट्रैक्शन। मतलब क्या? आपने कोई 10 दिन जाते रहे अपने क्लाइंट के पास, आपकी टीम जाती रही, हर किसी से मिले जो कंपनी में इन्वॉल्व है, जो जो सॉफ्टवेयर का यूजर है, उससे आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, जो मैनुअल रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, जो सप्लायर्स उसके हैं, जो कंज्यूमर्स उसके ऊपर हैं, जो उसकी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, जो उसकी सैलरीज वगैरह, हर ईच एंड एवरीथिंग आपने ले ली। लेकिन उसको, उसमें से वो चीज सिर्फ निकालनी है जो सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है। ये थोड़ी है कि आपने अननेसेसरी डिटेल भी अपने पास अपने दिमाग के ऊपर सवार कर ली। आपने अपनी टीम के साथ उतना ही हिस्सा डिस्कस करना है जितना सॉफ्टवेयर को रिक्वायर्ड है। दिस काइंड ऑफ एक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। और इससे फायदा क्या होगा? ये फायदा होगा, फायदा नंबर 1 जो लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? रिक्वायर जो प्रोग्राम बनाने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आप अपने कस्टमर को मोर क्विकली और एफिशिएंटली उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हो। नंबर 2, दूसरा, प्रोग्राम का साइज स्मॉल होगा जो कि लेस स्पेस लेगा मेमोरी में, और डाउनलोड टाइम भी उसका शॉर्टन होगा। ये एडवांटेज नंबर 2 है। नंबर 3, वो आपने ब्रांचेस में डाउनलोड करवाना है और पूरे कंट्री में करवाना है, कुछ इस तरह का सोल्यूशन देना है, तो जितना छोटे साइज में होगा तो डाउनलोडिंग भी आपके लिए आसान रहेगी, स्पेस भी कम ऑक्युपाइड करेगा। थर्ड बेनिफिट क्या हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन का? ये रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, यही माइंड में रखना। वो तो मैप तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था उसने। कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर एज देयर रिक्वायरमेंट्स आर मेट विदाउट एनी एक्सट्रीनियस फीचर्स। आपने कोई ज्यादा अपना उसमें कमाल नहीं दिखाना, आपको मैं तो बड़े अला प्रोग्रामर हूं, मैं तो वो इसमें दे दूंगा सॉफ्टवेयर में जो उसने कहा भी नहीं। अपनी वो दिखाने के लिए ना कि मैं बड़ा एक बड़ा हूं, मैंने ऐसा ऐसा उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर डाल दी जो उसने मांगी भी नहीं। क्या जरूरत है? उसने कोई आपको फूलों के हार तो नहीं पहना देना है, उसने तो वो चीज चेक करनी है जो उसको रिक्वायर्ड थी वो पूरी हो रही है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, ना कम करो ना बहुत ज्यादा करो, उतना करो जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ओके की रिपोर्ट हो जाए। दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जस्ट गिव 2 और 3 बेनिफिट्स, ये लिख देना। क्लियर? पहली स्टेज क्या होती है जब कभी एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है? वो आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द मॉडल ऑफ द सिचुएशन। जो सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका जो मॉडल आपने बनाना है, उसको एग्जैक्टली आपको क्लैरिटी के साथ पता हो दैट इट टू बी बिल्ड, बनाना क्या है।
बनाना क्या है, जब तक ये आपकी क्लैरिटी नहीं होगी माइंड में, आप अब बनाने बैठ जाओगे बेफजूल, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, फायदा उसका कोई नहीं है. सो you need to identify the purpose of the model of the situation that is to be built. The situation could be one that occur real life, and an imaginary one, or a future event such as modeling the route of a deep space probe. ये आपने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल्स वगैरह लेने के बाद, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने के बाद ऐसा मॉडल प्रिपेयर करके रखना है जो आपको या आपके कस्टमर के लिए ऑब्जेक्शनेबल ना हो. वंस द पर्पस हैज बीन आइडेंटिफाइड, जब आपने एग्जैक्टली exactly मालूम कर लिया कि चाह क्या रहा है कस्टमर, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी आइडेंटिफाइड. उसकी सोर्सेज क्या है, जो उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, वो एचआर का सॉफ्टवेयर है, वो सेल्स का है, मार्केटिंग का है, लाइब्रेरी का है, उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे उसके लिए, उसको बनाने के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए उसको बनाने के लिए वो सारी मौजूद हैं. वो एग्जैक्टली आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता हो कि मुझे लाइब्रेरी के पर्सन के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे एचआर के डिपार्टमेंट के साथ ये इन्फॉर्मेशन वहां से लेनी पड़ेगी, तो ये पर्पस हैज बीन आइडेंटिफाइड हो जाए, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू बी आइडेंटिफाइड हो जाए. दीज कैन बी इंक्लूडेड. ये कहाँ से होगी, वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं, वो व्यूज ऑफ पोटेंशियल यूजर्स भी हो सकते हैं, वो एविडेंस फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग मॉडल्स भी हो सकते हैं. ये पहली स्टेज में ये पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट स्टेज इज टू बी यूज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट सोर्सेज से जो ले ली गई, टू आइडेंटिफाई व्हाट डिटेल्स नीड टू बी इंक्लूडेड. मॉडल या सॉफ्टवेयर में इंक्लूड क्या करना है उसमें से, ले तो ली गई है, अब आप इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कौन सी चीज इंफॉर्मेशन कहां पे फिट करनी है, हाउ दीज डिटेल्स शुड बी प्रेजेंटेड, एंड व्हाट डिटेल्स आर एक्सट्रीनियस, जो एक्स्ट्रा है, नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द मॉडल. एग्जाम्पल आपको बता रहा है, मैप मैनी डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं. मेरा एक अपना हो सकता है एंगल देखने का मैप, आपका अपना कोई पर्पस हो सकता है देखने का. आप फूड लवर है, आप चाह रहे हो यार मैं जब जाऊं सहूलत से जाऊं, रेस्ट करते हुए जाऊं, खाते हुए जाऊं, तो आपका पर्पस मैप को देखने का कुछ और है. मेरा पर्पस क्या है, मैंने देखने यार गाड़ी है मेरे पास, मैं फ्यूल भरवाना है, कहाँ से भरवाऊंगा, वॉशरूम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, रेस्ट करना है थोड़ा बहुत, खाना पीने की तलब नहीं है मुझे, तो मेरे एक एंगल अपना होगा देखने का उस मैप को, ठीक है. And can take different forms depending on the identified use. एक मतलब एक और इसने आपको पर्पस ऑफ द रोड मैप मॉडल इज टू अलाउ ड्राइवर टू प्लान ए जर्नी. और एक ड्राइवर के लिए वो मैप प्लान ये हो सकता है कि यार यहाँ से जीटी रोड से अगर जाऊं, ये तकरीबन डिस्टेंस बनता है 450 किलोमीटर, अगर मैं ये ट्रैवल करूंगा मोटरवे से तो ये डिस्टेंस बनता है तकरीबन 320 किलोमीटर का. तो कहाँ कहाँ रेस्ट एरियाज हैं, मुझे रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे जीटी रोड को टच करना चाहिए, हाँ कहाँ पे टैक्सेस या जो आपके इंटरचेंजेस लगे हुए कहाँ लगे हैं, मुझे तो उतने कितने चार्जेस फेस करने पड़ेंगे, इधर जाऊंगा इतने कितने चार्जेस पे, फ्यूल उधर मेरा कितना लगेगा, फ्यूल इधर कितना लगेगा, ये सारी इंक्लूडेड. मुझे टाउन जो टच करने हैं, गुजरांवाला में स्टे करना है तो किस टाउन को टच किया जा रहा है जीटी रोड पे, और किन टाउन्स को टच किया जा रहा है सिटीज को ओवर योर मोटरवे with their numbers. The road depicted are scaled down version of the actual road to help the driver visualize the route. ड्राइवर का एक अपना मकसद हो सकता है देखने का, मेरा अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है. रेल मैप है, रेल मैप मॉडल का एक फायदा या पर्पस ये हो सकता है, लुक वेरी डिफरेंट, ओनली शोइंग रेल लाइंस होती हैं, स्टेशन होती हैं, पर डिटेल अबाउट एक्सेसिबिलिटी फॉर व्हील चेयर यूजर एट अ डिफरेंट स्टेशन है कि नहीं है. मेरे साथ कोई मरीज ट्रैवल कर रहा है, मैं देखना चाह रहा हूँ ये व्हील चेयर मुझे चाहिए होगी, किस किस स्टेशन पे है. A train passenger has no need to visualize the route, so the rail lines are simplified for clarity. कोई अगर रेल लाइन लगेगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि व्हील चेयर की फैसिलिटी, वहां पे मार्क लगा व्हील चेयर, मार्क लगा व्हील चेयर, कि वहां पे आप इजिली अपने पैसेंजर को ट्रेन से व्हील चेयर से, अगर आपने वॉशरूम से जाना है या कोई और नीड है आपकी तो वो कहाँ कहाँ है, और उस स्टेशन पे मुझे स्टे कितना मिलता है, हो सकता है ये भी मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए हो, इफ यू वांट टू ट्रैवल थ्रू रेल मैप. दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन. पहला आपका पार्ट आज खत्म हो गया इस चैप्टर का. एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट डिजाइन के अंदर वो खत्म हो गया. ये किस हवाले से बात कर रहे हैं, रिकैप दो इसका जरा. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में 4 फैक्टर्स, दूसरी
डिकम्पोजिशन, तीसरी सूडो कोड, एक और आपने और कुछ बताया? चौथी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंग्लिश। स्ट्रक्चर चार्ट्स। स्ट्रक्चर चार्ट नहीं, वो तो डिटेल है उसकी। स्ट्रक्चर इंग्लिश सिंपल सिंपल वे में स्टेप्स बाय स्टेप नंबरिंग करके लिखना सोल्यूशन का। जो सोल्यूशन आपने प्रोवाइड करना है वो 4 डिफरेंट वेज में आप कर सकते हो। इसके लिए टर्म्स के साथ, सॉरी, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के तो 3 आपके डिफरेंट वेज है ना। ये मिक्सअप ना हो। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिफाइन किया है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डिकम्पोजिशन सेकंड पार्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर आप हो और आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हो, दिस इज अनदर वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और इससे होता क्या है, एज ए प्रोग्रामर इट enables you or computer scientist to break a complex problem into smaller parts that can be further subdivided into even smaller parts until each part is easily to examine and understand। क्या डिकम्पोजिशन की थोड़ी सी सेंस बन रही है? यस। 3 लाइनों में सोल्यूशन जब आप दोगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, आप फर्दर सेगमेंटाइज कर लोगे और इस हद तक कर लोगे कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अटेम्प्ट करना, उसका सोल्यूशन देना आपके लिए इजी हो जाए। एंड ए सोल्यूशन कैन बी डेवलप फॉर इट, और उसका सोल्यूशन बनाने में आपको हेल्प करे। तो इसका मतलब फर्स्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, जिसका भी यही मतलब था कि आपको सॉफ्टवेयर में फैसिलिटेट करता है बनाने में, डेवलप करने में। तो सेकंड जो डिकम्पोजिशन है, ये भी बिग प्रोजेक्ट्स में, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में, बिग प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको काफी हेल्पफुल रहता है। और इसमें डिकम्पोजिशन की जाती है और मैनी सिंपल प्रोग्राम्स आर फाउंड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स देन एट फर्स्ट साइट। जो कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स लगते हैं, बिग जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, वो आफ्टर दिस अटेम्प्ट डिकम्पोजिशन ये काफी इजी जॉब हो जाती है फॉर योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डेवलप दैट उसका सोल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट, सेकंड डिकम्पोजिशन, और थर्ड पैटर्न रिकग्निशन। अब आप बोलोगे सर ये डिकम्पोजिशन के अंदर पैटर्न रिकग्निशन आपको किस तरह हेल्पफुल होता है? एक तो होगी ना डिकम्पोजिशन इस टॉपिक में, एक इसका एक और सब टॉपिक है, ये है जी पैटर्न रिकग्नाइज करना। ये क्या होता है पैटर्न रिकग्निशन? भाई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, पिछले 10 साल से आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, ये यूसीपी का आपने प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने अपना पूरा कंप्यूटराइज करवाया हमसे सॉफ्टवेयर। उसमें से हो सकता है कोई ऐसा सेगमेंट हो जो यूसीपी में भी आपने उसको मॉड्यूल को एडजस्ट किया, और वही मॉड्यूल मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी वाले या यूईटी वाले या कैम्ब्रिज वाले कॉल करते हैं कि सर उसी 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 तरह का जो आप एक और सॉफ्टवेयर आपके पास आ गया, बिग प्रोजेक्ट आ गया। हो सकता है लाइब्रेरी का जो मैंने मॉड्यूल बनाया था और इस पे मेरी एक टीम ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, मेरी हैवी अमाउंट उसमें इन्वॉल्व हुई थी उस मॉड्यूल को बनाने के लिए, लाइब्रेरी के उस सेगमेंट को, वही लाइब्रेरी का सेगमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट में भी चाहिए, वही लाइब्रेरी का सेगमेंट मुझे यूसीपी में चाहिए, वही लाइब्रेरी वाला मॉड्यूल मुझे यूईटी में भी चाहिए। तो क्या मैं उसको रीयूज कर लूँ मेरा, ताकि मेरा टाइम और कॉस्ट बच जाए? इस चीज को रिकग्नाइज करने को बोलते हैं पैटर्न रिकग्निशन। पार्ट्स दैट आर सिमिलर, वेरी वेरी सिंपल वे। पैटर्न रिकग्निशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई करना ये किन लोगों की जॉब होती है। जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो ये भी जानते हैं, वो कहते हैं सर इसमें भी क्या लाइब्रेरी वाला सीन है? हाँ है, तो सर मसला ही कोई नहीं। ये आइडेंटिफाई करना is used to identify those parts that are similar and could use the same solution. This leads to the development, और इसका फायदा क्या होगा? ये होगा, this leads to the development of reusable programming code in the form of subroutines, procedure और function की सूरत में मौजूद होते हैं। When writing a computer program, each final part is defined as a separate program module that can be written and tested as a separate procedure or function as shown in the 9.2 program module already written and tested can also be identified and reused, thus thus saving डेवलपमेंट टाइम। इसमें आपका टाइम बच जाता है, इसमें नहीं, इस सेगमेंट के रेलेवेंट बता रहा हूं, पैटर्न रिकग्नाइज करना। कि कोई इसमें सॉफ्टवेयर में, हाँ, डेवलपमेंट टाइम बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है, देखो यही आप नए प्रोग्रामर हो, आपने कभी आज तक सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं। एक बंदा बैठा हुआ है 20 साल से मार्केट में, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट बना रहा है,
क्या उसके पास ऐसा मॉड्यूल, ऐसा प्रोसीजर्स और ऐसे फंक्शन लिखे पड़े होंगे जो लाइब्रेरी में उसको हेल्प करते हैं बनाने में? तो अगर पढ़े में वो यूज कर रहा है उसको, तो इसमें क्या, जैसे लाइब्रेरी प्रोग्राम। हाँ उसमें क्या तकलीफ है हमें? इससे फायदा क्या हो रहा है? अमाउंट भी सेव हो रही है, टाइम भी सेव हो रहा है, और डेवलपमेंट टाइम भी आपका बच गया, डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी। क्योंकि इसमें टाइम बच गया ना, वो टाइम कहीं और लगा लिया जाएगा उस प्रोजेक्ट का। लाइब्रेरी के प्रोग्राम से मतलब उसको देखो ये नहीं होता कि वही लगा देगा, उसको उससे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली सेट कर लेगा। जो चीज कॉमन है रहने देगा, जो चीज उसमें कस्टमाइजेशन करनी है, चेंजेस करनी है, वो कर ली जाए। क्या ख्याल है? और ये आपको उस मॉड्यूल को बनाना, ये सपोज लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, ठीक है, ये लाइब्रेरी का है, ये एचआर से रेलेवेंट एक मॉड्यूल है, ये एचआर और ये लाइब्रेरी से रेलेवेंट आपके दो अलग अलग मॉड्यूल हैं। इसमें लाइब्रेरी का एक सिंपल एक वर्जन यहाँ पे स्टाफ को टैकल करने के लिए एक, और इसमें स्टूडेंट्स का रिलेटेड जो डाटा है वो यहाँ पे, ठीक है। ये मॉड्यूल एचआर का टू select or recruitment of new staff, और दिस इज ओल्ड स्टाफ जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक बिग प्रोजेक्ट को सब डिवाइड कर देना, इस हद तक कर देना कि उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने एज ए अलग हमें आसानी हो जाए, ताकि उसको अंडरस्टैंड किया जाए, इजीली अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन बना के दे दिया जाए, और फिर इनको आपस में इंटीग्रेट करके एज ए होल प्रोग्राम इनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए। दिस इज काइंड ऑफ अ सोल्यूशन फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, डिकम्पोज करना। और डिकम्पोज मतलब सेगमेंट करना, मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल बना के, सब मॉड्यूल बना के। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग नोन एज decomposition. First is all about abstraction. Second part is called decomposition. And third part जो कि computational thinking में आपकी skills को जो है वो पॉलिश करेगा, वो एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स वो तो डिकम्पोजिशन के अंदर पैटर्न है ना, वो उसी का हिस्सा है। 9.2 आज माशाल्लाह हमारा 9.1 खत्म हो गया, अब हम 9.2 पे आ रहे हैं, ठीक है। 9.2 में आपको चार चीजों पे फोकस करना है: स्ट्रक्चर इंग्लिश, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम खुद, सूडो कोड और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इसकी ये समरी पढ़ी हुई है, समरी आप बाद में पढ़ लेना डिटेल से, जब मैं आप पढ़ा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आपको समझ आ चुकी हो। सोल्यूशन, मैंने आपको बोला था जब कभी आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है तो सोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए आपको तीन मेन जो फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है वो तीन है। पहली स्टेप सोल्यूशन देने के लिए जस्ट उसकी सिंपल इंग्लिश वर्जन लिख लो, स्ट्रक्चर इंग्लिश। सेकंड, उसको डायग्रामेटिकली शो कर लो यूजिंग फ्लो चार्ट। थर्ड वे टू give the solution to a specific problem is draw its sorry type या write its pseudocode। किसी सॉल्यूशन को, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने देना हो ऑन पेपर, ऑन पेपर, दिस इज ऑल is relevant to your design phase। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में आसान हो। सादी जुबान, स्टेप बाय स्टेप एक आम इंसान को भी समझ आ जाएगा, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग की, वो भी समझ सकता है। पहले आप सिंपल वे में उसको लिख लो कि ये क्लाइंट मुझसे क्या क्या चाह रहा है, लाइन अप कर लो, क्या क्या इसके पास है, क्या क्या ये मुझे देगा, कहाँ से आएगी इंफॉर्मेशन, कहाँ से मैं किन से क्या चीजें कलेक्ट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। और बनाना क्या चाह रहा है, क्या इसके अंदर जो इस वक्त करंट सिस्टम में क्या मसले हैं, उन मसलों का सोल्यूशन अभी रिक्वायर्ड है क्लाइंट को, तो वो मैंने कैसे देना है, स्टेप्स लिख लो एक से लेके लास्ट तक। नंबरिंग कर लो कि पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है। एक चाय बनानी है तो उसके भी तो स्टेप होते हैं ना, कि चाय कैसे बनती है, ठीक है। या आपने तैयार होना है सुबह ऑफिस के लिए, कि क्या स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। तो कोई भी जब आपके पास प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन, सोल्यूशन आप तीन डिफरेंट वेज में आप दे सकते हो। फर्स्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश वे में, सेकंड फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली, थर्ड उसको आप स्टेप्स को लिख दो यूजिंग कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर जो कि मीनिंगफुल नेम्स होते हैं, एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर टू रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन। ये तीन लाइनें पढ़ लो। सूडो कोड इज एक्चुअली व्हाट शोइंग द, ये डिटेल वर्जन होता है,
जो स्ट्रक्चरिंग इंग्लिश है ना वो सिंपल वर्जन होता है, होते उसमें भी लॉजिकल स्टेप्स हैं, होते इसमें भी लॉजिकल स्टेप्स हैं, बट दीज लॉजिकल स्टेप्स आर डिटेल वर्जन। और इसमें जो आप यूज करते हो कीवर्ड्स, इस लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। कीवर्ड्स मैं बताता हूँ, इसमें आपको उस लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है जो इसने दी है। वर्ड्स आपने, ये देता है आपको इनपुट वर्ड, आउटपुट वर्ड, प्रिंट वर्ड, एड वर्ड, स्टोर वर्ड, सब्ट्रैक्ट वर्ड, ये वर्ड्स हैं, आपको इसी तरह यूज करने पड़ेंगे। जबकि स्ट्रक्चर इंग्लिश में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दोनों इंग्लिश वर्जन हैं, क्लोज टू योर इंग्लिश लैंग्वेज, बट आप समझ लो ये अनफॉर्मल वे है स्ट्रक्चर इंग्लिश, और सुडोकू इज द फॉर्मल वे। जाने से पहले मैं ये 3 पैराग्राफ्स को आपको बताता हूं, फातिमा आप भी जरा गौर कीजिएगा। स्ट्रक्चर असल में देयर आर सेवरल मेथड ऑफ राइटिंग। अच्छा है, अगर आपसे पूछा जाए ना, डिस्कस सेवरल मेथड्स टू राइट योर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम को आपको 3 डिफरेंट वेज या मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप एल्गोरिथम लिखते हो। एल्गोरिथम अगर आपसे पूछा जाए सर एल्गोरिथम को लिखने के तरीका क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर इंग्लिश, आपको फ्लो चार्ट, आपको सुडो कोड, ये तीनों आपके एल्गोरिथम राइटिंग के डिफरेंट वेज हैं। 3 डिफरेंट वेज हैं, मेथड्स हैं। देयर आर 3 methods in which you can write your algorithms. First way is known as structure English. और this method होता क्या है इसमें? Logical steps in an algorithm uses an agreed subset of straightforward English words for commands, mathematical operation to represent the solution. These steps can be numbered. क्या करना है? एक तो नंबरिंग करनी है, सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये होता क्या है, इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, कोई इसमें आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सच आपके पास, लेकिन उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। यू हैव टू एंटर 2 नंबर्स। फर्स्ट स्टेप, you have to, after entering those 2 numbers, you need to add those 2 number. For to adding those 2 number, you need a plus operator or addition kind of instruction. Then after addition those 2 number, you have to divide by 2, and after division you will get the average. This is known as simple English version, जिसमें 2 नंबर्स आपने लेने, इनपुट लेने हैं यूजर से, उन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करके आंसर देना है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिंपल इंग्लिश वर्ड में। दिस इज माई इंग्लिश वर्जन और इंग्लिश सोल्यूशन और स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन साथ में नंबर जरूर लिख देना। पहले नंबर पे क्या लिखा? यू नीड टू एंटर 2 नंबर्स, नंबर 1। सेकेंड नंबर पे यू नीड टू एड दोज 2 वैल्यूज एंड स्टोर इन थर्ड वेरिएबल लाइक टोटल। आफ्टर थर्ड स्टेप में लिखो, क्या लिखोगे? आफ्टर टोटल 2 नंबर यू नीड टू डिवाइड बाय 2। फोर्थ नंबर पे लिखोगे आफ्टर डिवाइडिंग दोज 2 नंबर्स यू विल गेट एवरेज वैल्यू ऑफ दीज 2 नंबर्स। बस दिस इज ए सिंपल स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे क्या यूज हुई है? कोई आपको रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी कोई नहीं है, सिंपल इंग्लिश वोकैबुलरी यूज हो रही है, और सारे नंबरिंग जरूर कर देना। अच्छा, इसी चीज की रिप्रेजेंटेशन या सोल्यूशन देने का दूसरा वे, याद रखना एल्गोरिदम का रिप्रेजेंट करने का दूसरा वे आपका फ्लो चार्ट होता है। अब आपको फ्लो चार्ट का मतलब, फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली अप्रोच होती है जिसमें कुछ सिंबल्स यूज होंगे, लाइक इफ यू वांट टू एंटर 2 नंबर्स यू कैन रिप्रेजेंट दिस एल्गोरिदम इन दिस वे। स्टार्ट, this is a symbol which representing a symbol oval कह लो, rounded corner rectangle कह लो, ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। You need to enter 2 values. That's why you need this symbol known as parallelogram. Parallelogram is a symbol to represent if you want to enter something from user side. Like A, आप यहाँ लिखो बाकायदा, लेबल लगाओ, इनपुट क्या? 2 values, इनपुट 2 values। उसके बाद अगला काम क्या करना है? यू नीड टू प्रोसेस
प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल होता है, नॉट पैरेललोग्राम। ऐड, लेबल लगाओ यहां पे, ऐड क्या, ए और बी, दो नंबर जो आपने लिए हैं, टू वैल्यूज ए बी जो आपने इनपुट किए हैं, उनको ऐड करवा दो। ऐड करवा के आगे क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या करना है जनाब, आपने उसकी एवरेज भी निकालनी है। एवरेज क्या होती है, इस एडिशन का जो टोटल होगा उसको डिवाइड कर दोगे कितने पे, दो पे। ये एक और प्रोसेसिंग सिंबल है। देन यू वांट टू डिस्प्ले दैट नंबर। डिस्प्ले के लिए अगेन पैलोग्राम होता है, नॉट ए रेक्टेंगल, पैलोग्राम होता है। यू नीड टू प्रिंट इट्स एवरेज। प्रिंट लिखो या आउटपुट लिखो, प्रिंट या आउटपुट लिखो एवरेज, एवीजी, symbolically representation, and those symbols are connected with the line to represent the flow or direction of the processing जो आपके units हैं। और finally after this you need to close or end your program। ये फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। बात ये है जो स्ट्रक्चर इंग्लिश वर्जन है वो सिंपल इंग्लिश है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें सिंबल्स आपको देखें, हर सिंबल की अपनी वैल्यू एक रिप्रेजेंट करती है ओवर योर डायग्राम। स्टार्ट एंड के लिए राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है जस्ट यू नीड, सॉरी, इनपुट आउटपुट के लिए पैलोग्राम है और प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल्स है। रेक्टेंगल और पैलोग्राम में फर्क समझ है। और अगर आपने इफ यू वांट टू काइंड ऑफ मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन देन डायमंड सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन दीज वैल्यूज। ठीक है, डायग्रामेटिकली अप्रोच जो होती है, और ये असल में होता क्या है स्टूडेंट्स, यूजिंग ए सेट ऑफ सिंबल linked together with flow lines, these steps required for a task and the order in which they are to be performed. These steps together with the order are called algorithm. Flowcharts are an effective way to show the structure of an algorithm. क्या समझ आई है इंग्लिश इसकी, 4 लाइनों की। और थर्ड वे जो होता है वो सूडो कोड खुद होता है। और दिस इज ए मेच्योरिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज, or is a method showing detailed logical steps in algorithm using what keywords। ये मुश्किल नहीं होता, ये डिटेल वर्जन होता है, डिटेल वर्जन होता है। इसमें थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं हम, फॉर्मल हो जाते हैं, वेरिएबल लेते हैं, प्रॉपर नाम रखते हैं उनके, ये कॉम्प्लेक्स कह लो, या ये सूडो कोड की अंडरस्टैंडिंग आमतौर पे प्रोग्रामर्स की टीम को एड्रेस करने के लिए काफी होती है सूडो कोड वर्जन। बैकग्राउंड से कोई भी हो, VB हो, जावा हो, पाइथन हो, अगर मैं इस लैंग्वेज में बात करूंगा ना तो उनको दिक्कत नहीं, ना मुझे दिक्कत। मैं अब VB का कोड नहीं डिस्कस करूंगा, ना पाइथन की मैं लैंग्वेज को फॉलो करूंगा, नो। पाइथन का अपना सिंटेक्स है, VB का अपना सिंटेक्स है लैंग्वेज का। मैं किसी को नहीं जानता, मुझे ना पाइथन आती है, ना जावा आती है, ना VB आती है। मैं एक सिंपल वर्जन जनरल एक फॉर्म में सूडो कोड के साथ, और दिस काइंड ऑफ कोड इज ग्लोबल लैंग्वेज कोड। ये ग्लोबली आपके फैमिलियर होते हैं तमाम प्रोग्रामर, इस लैंग्वेज में बात करूंगा। वो हर कोई जाएगा अपनी लैंग्वेज को ओपन करेगा, उसमें कोड लिख देगा इसका। और ये असल में होता है क्या सूडो कोड, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रिंट, ऐड, स्टोर, दीज आर नोन एज कीवर्ड्स। फिर कुछ मीनिंगफुल नेम होते हैं। इफ यू ऐड 2 नंबर देन आप लिखो इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2। ये नंबर 1 नंबर 2 इज फॉर्मल और मीनिंगफुल नेम्स। आप ये ना कहो ए बी, आप ये ना कहो N और N1 N2, थोड़ा डिटेल में नाम दो। इनपुट व्हाट, नंबर 1, this number is required to input by operator। ये एक्शन ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। 22 पहला नंबर इनपुट, और प्राउंड करे मैसेज। प्राउंड क्या है, आउटपुट, एंटर फर्स्ट वैल्यू, इनपुट नंबर 1 उसमें स्टोर हो गया। फिर एक मैसेज है आउटपुट एंटर नंबर 2, इनपुट नंबर 2। ये लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज है, जिसमें कीवर्ड यूज होंगे और वेरिएबल का नेम is very important, number 1, number 2, then you need to add those 2 numbers. That's why you need another variable name is total. Total is equal to number 1 plus number 2. Plus is an operator to add those 2 values and store into third variable name is total. And after totaling those 2 values, you need to divide by 2 if you want to get average. So आप कहोगे एवरेज इज इक्वल टू
Not A. A is not a meaningful name. You must write a proper meaningful name. Proper name like average. Average is equal to total divide मतलब स्लैश बाय 2, और इसको बोलते हैं सूडो कोड वर्जन। और इसमें 3 चीजें नजर आई हैं आपको। कीवर्ड आइडेंटिफायर जो होंगे नेम्स वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जैसे नंबर 1, नंबर 2, एवरेज, टोटल, ये मीनिंगफुल नेम है। एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह वगैरह, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। टू रिप्रेजेंट द सूडोकोड डज नॉट नीड टू फॉलो द सिंटेक्स ऑफ, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो नहीं करता। बट साहब है इसमें, बट इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल टू अलाउ प्रोग्राम टू बी रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आप कोड करते हो, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, VB.NET इज हाई लेवल लैंग्वेज। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना हो तो ये आपको फैसिलिटेट करेगा, इस हद तक होता है। जबरदस्त किस्म का कोड, जो कि स्ट्रक्चर इंग्लिश में ऐसे आपको नहीं चीजें मिलती इस तरह की। किसमें? सूडो कोड इज अ सिंपल वे टू राइट ऑन योर पेपर्स, पेपर पे राइट करने के लिए। डिजाइन, ये डिजाइन स्टेज है, कोडिंग तो अगली आएगी। अभी हम दूसरी स्टेज में फंसे हुए हैं। फ्लो चार्ट, सूडो कोड, स्ट्रक्चर इंग्लिश, ये सारे किस स्टेजेस में आती हैं? डिजाइन की स्टेज में आती है, ऑन पेपर्स। बिफोर सेलेक्टिंग एनी लैंग्वेज यू नीड टू पास थ्रू डिजाइन स्टेज, ठीक है। और अब ये जिस तरह आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, यू हैव टू आस्क 2 नंबर्स टू एंटर, आस्क फॉर नंबर्स ऑफ वैल्यूज। फिर उसको कितनी दफा एंटर करना है? 2 दफा। 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, जितनी दफा कहो आपको, मुझे 2 नंबर एंटर करवाने। 2 नंबर कौन से हैं? एक 23 है, एक दफा दिया, दोबारा 42 दिया। यू नीड टू ऐड दोस 2 वैल्यूज, प्रोड्यूस योर टोटल। आफ्टर प्रोड्यूसिंग योर टोटल यू हैव टू कैलकुलेट एंड आउटपुट एवरेज। ये दो स्टेप्स में पता चला है स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या आपसे रिक्वायर्ड था। उसको क्या किया उसने, बताओ जरा। उसने एक प्रॉपर कहा, आस्क यू हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज यू वांट टू ऐड। आपने कहा 5। अच्छा जी, लूप लगा दो। कितनी दफा? 5 दफा ये करे क्या? ये काम। एंटर ए वैल्यू 1, एंटर ए वैल्यू 2, एंटर ए वैल्यू 3, एंटर ए वैल्यू 4, एंटर ए वैल्यू 5। 5 नंबर आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कहा है 5 दफा 5 नंबर लेगा। 5 नंबर लेने के बाद उन 5 नंबर्स का जो कि आपने लिए हैं लूप में, उनको ऐड कर देगा। फर्स्ट नंबर, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, और ये 5वां दिया। इन सबको ऐड करेगा, और ऐड करके उसको किसमें स्टोर कर देगा? एक टोटल बना देगा। टोटल जो भी आया उस टोटल को कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या रिटर्न करना है? उसकी एवरेज। तो एवरेज क्या होगी? जो टोटल आएगा इसका 15, 21 और 27 या 6 जो भी है, ये आपका टोटल आ गया। और यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, और आउटपुट क्या देना है जनाब? एवरेज। एवरेज क्या होगी? 26 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट एवरेज वैल्यू। ये अनफॉर्मल वर्जन है। फॉर्मल वर्जन जो है वो ये आ गया। ये फॉर्मल वर्जन है। इसमें आप एज ए प्रोग्रामर आप काफी कंफर्टेबल होगे। आपको पता लग जाएगा कि मुझे नाम क्या रखने हैं, वेरिएबल्स के मीनिंगफुल रखने हैं, वो रखे। यहाँ पे कुछ उसने ऐसा कोई फॉर्मेलिटी कोई यूज किया? अनफॉर्मल वर्जन दे रहा है कि 5 नंबर देने हैं जी, 5 नंबर एंटर करवाओ, दिए, उनका टोटल कर दो, हो गया, अब उसकी एवरेज दे दो, हो गई। ये सिंपल वर्जन में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं फॉर्मल होने लगा हूँ। मैं कहूंगा जनाब एक वेरिएबल ले लो जिसमें आपको क्या स्टोर करवाना है? टोटल। और उसकी वैल्यू फिलहाल उसमें क्या रख दो? 0। इनिशियलाइज कर दो उसको। वेरिएबल का नाम क्या रखा? टोटल। अच्छा, आपको वैसे देना क्या है एंड पे? तो एवरेज भी वेरिएबल ले सकते हो। इसने अगर मिस कर दिया आप दे दो इधर, डोंट वरी। एक एवरेज भी वेरिएबल ले लिया और उसमें भी क्या स्टोर करवा दो। अच्छा, इसमें असाइन करने के लिए, स्टोर करने के लिए एरो हेड यूज करते हैं। इक्वल टू कभी ना लगा देना। आमतौर पे हम इक्वल टू यूज करते हैं, लेकिन इक्वल टू सूडो कोड में कभी यूज नहीं करना।
असाइन करने के लिए हमेशा, और इसकी जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो उसके अंदर डल जाती है या टेक्निकली स्टोर होती है। टोटल में क्या स्टोर हो गया? 0। एवरेज में क्या स्टोर हो गया? 0। उसके बाद प्रॉपर एक मैसेज छोड़ो, प्राउंट करे स्क्रीन पे। क्या प्राउंट करे? जो कोर्स में दिया, कमांड इज प्रिंट, मैसेज इज एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज टू एवरेज। जितनी वैल्यूज की एवरेज निकालनी है वो नंबर तो बताओ। अच्छा जी, इनपुट करो। नंबर बताया मैंने 5, 5 नंबर मुझसे ले, 5 नंबर मुझसे ले, फिर 5 नंबरों का टोटल निकाले और 5 पे डिवाइड करके एवरेज दे दे। अच्छा जी, तो इसके लिए आपको 5 दफा अगर एक काम करना हो तो लूप लगाना पड़ता है, और सेम काम करवाना हो तो उन स्टेप को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, 2 स्पेस आगे, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। ये 3 स्टेप्स हैं जो फॉर के इनसाइड होंगे। काउंटर लगा दिया, काउंटर किस लिए लगा दिया? नंबर ऑफ टाइम काउंट करने के लिए। पहली दफा, पहली दफा वैल्यू क्या होगी? 1। और ये कब तक ये आपसे वैल्यू लेगा? जब तक ये 5 तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ऊपर आपने 5 दिया नंबर में पहली दफा। अच्छा जी, मैसेज आया क्या? एंटर वैल्यू, इनपुट किया वैल्यू, और वैल्यू पहली आ गई जनाब। मैं यहां पे ना साइड के ऊपर एक टेबल भी बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। काउंटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी स्टूडेंट्स? टोटल, एंड यू देन यू वांट टू गेट द फाइनल व्हाट? एवरेज। ये मैंने वेरिएबल्स का एक, ये इससे बोलते हैं ट्रेस टेबल। ये चला आगे काम आएगा आपको। फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है काउंटर की? वैल्यू एंटर की कौन सी? दोबारा वैल्यू दो, सॉरी, ये मैसेज है एंटर वैल्यू, ये स्क्रीन के लिए है, प्रिंट स्क्रीन के लिए काउंट होगा। भाई मैं, मुझे बताओ तो उसे करना क्या है? ये आपको बता रहा है कि करना क्या है। एंटर वैल्यू, पहली वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी आपने पहली? 2। 2 यहां पे आया, दुए ने कर रहे हैं, अभी खत्म कर रहे हैं। 2 यहां पे आया, टोटल में क्या पड़ा हुआ है ऊपर? 0। 0 + 2 क्या हो गया टोटल? टोटल में 2 लिख दिया मैंने, दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसे कर। दोबारा जाओ, लूप चेक करो, खत्म तो नहीं हुआ अभी। अगली दफा जब आएगा ये वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड टाइम। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ये सेकंड टाइम वैल्यू आपने एंटर की, मिसाल के तौर पे 3। 3 यहां पे नई वैल्यू आई। टोटल पिछला क्या पड़ा हुआ है? 2। 2 + 2 2 हो गया था ना पिछली दफा, ये 2 लिख तो दिया साइड पे। 2 + 2, अब टोटल की वैल्यू क्या हो गई? 2 + 3 इज 5। अच्छा जी, लूप चेक करो, खत्म तो नहीं हुआ? नो, अभी तक 5 तक नहीं पहुंचा। 3, थर्ड टाइम आपने वैल्यू दे दी 6, क्या दी? 6। 6 यहां आई, 6 प्लस पिछली वैल्यू क्या है? 5। 6 + 5 टोटल इज 11। क्या लूप चेक करना है? यस, चेक करना है। क्या हो गया? और याद रखना, फॉर का लूप में ऑटो इंक्रीमेंट होता है, हर दफा एक ऐड होके आता है, नेक्स्ट पे एक ऐड होके ऊपर जाके चेक करता है ऑटोमेटिक। इसमें आपको ये नहीं करना पड़ता काउंटर +1, नो, देयर इज नो नीड टू राइट स्टेटमेंट काउंटर +1, ये ऑटो होता है। फॉर का लूप ऑटो होता है। कुछ लूप ऐसे होते हैं जिसमें आपको करना पड़ता है, लेकिन ये फॉर का लूप ऑटो होता है, याद रखना। इसे बोलते हैं स्टेप। 2 दफा और चलेगा। ये 4 टाइम होगा तो ये हम, सॉरी, 3 टाइम हो गया। जब 4 टाइम होगा, मैंने नई वैल्यू दी यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आपने 7 दे दी, तो 7 यहाँ पे आएगा, और 7 के अंदर जो पिछली वैल्यू टोटल है 11 है, 11 + 7 इट विल बिकम व्हाट? 18। एंड देन आपका ये फिफ्थ टाइम पे जब जाएगा, 5 को चेक करने के बाद पांचवी वैल्यू आपसे लेगा, आपने सपोज दे दी 2, तो टोटल में 18 + 2 इट विल बिकम टोटल 20। और 5 के बाद जब ये 6 होगा, तो 6 आपको चेक करेगा, ये 5 आपका कंडीशन थी, कंडीशन पूरी हो गई, लूप ब्रेक हुआ, और अगली स्टेटमेंट ये चलेगी। अब दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरेज। एवरेज की वैल्यू क्या? जो टोटल में पड़ा हुआ है, टोटल में राइट नाउ क्या पड़ा हुआ है? 20। 20 डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर क्या है? 5। 20 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा एवरेज में? और वो प्रिंट हो जाएगा मैसेज के साथ,
द एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज इज, यहां पे प्रिंट हो जाएगा एवरेज की वैल्यू 4। ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा, द एवरेज ऑफ स्पेस नंबर में ऊपर नंबर क्या है 5 आ जाएगा, वैल्यू इज ये, और ये खत्म हो जाएगा। 10 मिनट वैसे हैं हमारे पास, लेकिन मैं यहां तक आपको बता दिया, समझा दिया। आपने डिफरेंस देख लो, स्ट्रक्चर इंग्लिश में ये फॉर्मल लैंग्वेज है, प्रॉपर मीनिंगफुल नेम है, ऑपरेशंस हैं, कमांड्स हैं, एवरीथिंग इज। और ये जिसको मैंने पढ़ा दिया, इसको अगर मैं कहूं कि पाइथन की थोड़ी सी उसको मैं कमांड्स अगर बता दूं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बता दूं, वो कोड बना देगा। वीबी वाला वीबी में बना देगा, जावा वाला जाके जावा में लिख देगा, क्योंकि उसको सेंस डेवलप हो गई कि करना क्या जनाब, दो वेरिएबल लेने हैं, एवरेज टोटल, फिर क्या करना है, एक मैसेज आए प्रॉपर, एक वेरिएबल हायर करके हमने लिया नंबर, उसमें नंबर वैल्यू हमने दे दी, और वो कितनी ये नंबर डिसाइड करेगा कितनी बार आपने वैल्यूज एंटर करवानी है। 5 दफा तो 5 दफा, ऊपर 10 कर दिया तो 10 वैल्यूज लेगा, 20 कर दिया अगर तो 20 दफा वैल्यूज लेगा, और 20 का टोटल निकाल लेगा, उसको 20 पे डिवाइड करके एवरेज देगा और प्रिंट कर देगा। नंबर पे डिपेंड करता है कि इसने कितनी बार चलाना है इसको। ये 3 लाइनें जो इंडेंट की हुई हैं, ये कितनी बार चलनी है उस नंबर पे डिपेंड करते हैं जो ऊपर दोगे। इससे एक अच्छा सा कोड लिख दिया गया, जिसने काम क्या करना है, आपसे नंबर ऑफ टाइम पूछेगा, जनाब कितने नंबर की चाहिए, आपको 10, आपको 20, आपको 30, उतनी दफा वो 3 लाइनें चलेंगी, और टोटल अपडेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब लूप ब्रेक होगा, कंडीशन पे टर्मिनेट होगा, इट विल गिव यू एवरेज वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग दोस टोटल वैल्यू विद दैट नंबर। क्या समझ आई है? और ये है जी फ्लो चार्ट, लगे हाथ ये भी देख लो। हाँ खत्म करते हैं ना इसको। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 2 वेरिएबल लिए, एक टोटल। यहां पे अगर एवरेज नहीं है ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एवरेज एक वेरिएबल ले लो। अगर नहीं भी है, अगर आप रख दोगे तो बुरा नहीं बनाएगा, एवरेज में भी 0 मैंने रख दिया। 3 वेरिएबल यूज करने पड़े मुझे इस प्रोग्राम के अंदर, कौन कौन से? एक तो लूप को काउंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो ले लिया, नाम रख दिया काउंटर, और इसकी वैल्यू को मैंने रख दिया 0। रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, काउंटर को भी 0 रख सकते हो, बट यू नीड टू स्टॉप एट वैल्यू 4, नॉट 5। अगर आपने काउंटर 1 किया, स्टॉप वैल्यू 5 रखो। अगर आपने काउंटर 0 रखा है, काउंटर और स्टॉप वैल्यू उसकी 4 कर देना। फिर नीचे आपको बताता हूं, ये देखो, अगर आप गौर करो, जो चीजें आपने सुडो कोड का पूरा ग्राफिकल वर्जन असल में है फ्लो चार्ट। जिसको फ्लो चार्ट आता है वो सुडो कोड लिख सकता है, जिसको सुडो कोड आता है वो फ्लो चार्ट बना सकता है। दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू सिंबल एंड फ्लो लाइंस, और ये आपका सिंपल टेक्स्ट वर्जन है कमांड्स का, ऑपरेटर्स का, मीनिंगफुल वेरिएबल्स का, आइडेंटिफायर्स का, जिसे सुडो कोड बोलते हैं। फ्लो चार्ट में अगर गौर करो, ये फ्लो चार्ट भी आपके लिए बड़ा इजी है। देखो 3 वेरिएबल ले लिए, कौन कौन से? टोटल। मकसद क्या टोटल का? मुझे इसके अंदर सम करना है, 5 का 10 का जितना भी है। काउंटर का मकसद क्या है? मुझे नंबर ऑफ टाइम, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, जो कहोगे 5 दफा चलाना है ना उसको, ये उसके लिए है। एवरेज किसके लिए है? जब टोटल निकल आएगा तो एवरेज निकालनी है ना, ये उसके लिए है। मैसेज दिया, एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी जी? आपने कहा 5। और याद रखना, जब कभी प्रोसेसिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है, पैलोग्राम नहीं आती, वो रेक्टेंगल आती है, ये रेक्टेंगल का सिंबल है। जब कभी आपने कैलकुलेशन करनी है या कोई वैल्यू उसको साइन करनी है, हमेशा रेक्टेंगल में देना। जब कुछ आपने इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, तो हमेशा पैलोग्राम में देना है। जैसे मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो करवाना तो पैलोग्राम, आउटपुट जब मुझे नंबर एंटर करवाना है पैलोग्राम। इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है हमेशा? ये आईओ के लिए होता है। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा होता है? रेक्टेंगल होता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन काइंड ऑफ, इनिशियलाइजेशन, वैल्यूज असाइन करना, टोटल करना, एवरेज निकालना, वहां प्रोसेस सिंबल लगता है रेक्टेंगल। और जहां आपने डिसीजन मेकिंग करनी है वहां पे ये डायमंड सिंबल लगता है। ठीक है। अच्छा ये देखो, इनपुट लिया 5 दिया पहली। अच्छा लूप का देखो पार्ट कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये देखो, काउंटर की वैल्यू कंट्रोल हो रही है, डिसीजन मेकिंग
काउंटर की वैल्यू जब तक किससे बड़ी ना हो जाए, नंबर क्या है 5, फर्स्ट टाइम क्या मैसेज एंटर वैल्यू, इनपुट वैल्यू दे दी, ऊपर 5 का ना 5 दफा चलाना है, पहली नंबर वैल्यू आ गई, ये पहली वैल्यू आ गई। टोटल कर दो जी, अच्छा जी टोटल में क्या 0 प्लस वैल्यू, काउंटर में एक ऐड कर दो, ये भी प्रोसेसिंग सिंबल में आएगा। ये चीज आपको फ्लो चार्ट में लिखनी पड़ेगी, जो कि सूडो कोड में फॉर के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां लिखनी पड़ेगी। लाके उसमें इंक्रीमेंट करे, काउंटर की वैल्यू चेंज हो 1 से अब 2 हो गई है, पहले क्या थी ऊपर 1 थी, अब क्या हो गई काउंटर प्लस 1 से 2 हो गई। 2 को चेक भी तो करना है, 2 इज ग्रेटर देन 5, यस या नो, नो, देन इट विल ब्रांच अगेन। और किस स्टेटमेंट पे भेजना ये इंपॉर्टेंट है, किस स्टेटमेंट पे भेजना है, नया वैल्यू दोबारा से मैसेज के साथ प्रिंट कराना, ये कहीं गलती से इधर ना ले जाना, वरना वो आपसे वो फिर पूछेगा कितने नंबरों की एवरेज, वो तो अब नहीं कर, वो एक ही दफा बता दिया आपने। ये ब्रांच करना बहुत एहतियात से, ये यहां पे एरो हेड। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, एंटर वैल्यू, सेकंड वैल्यू दी, टोटल हुआ, काउंटर में 1 ऐड हुआ, इट विल बिकम काउंटर 3, क्या 3 बड़ा है, नो, अगली वैल्यू दी, टोटल हुआ, काउंटर की वैल्यू 1 हुई, क्या 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, अगली वैल्यू दी, यहां आया, अगली वैल्यू दी, जो भी देनी आपने, पिछली वैल्यू में ऐड हो गए, काउंटर में 1 ऐड हुआ, 5 क्या बड़ा होता है 5 से, यस या नो, नो बड़ा तो नहीं होता ना, बराबर जरूर कह सकते थे, बड़ा तो नहीं होता, तो फिर दोबारा जाए, अगली वैल्यू मैंने दी 2, 18 प्लस 2 20 हो गया, और फिर काउंटर में 1 ऐड हुआ, ये हो गया, तो 5 की बजाय 6, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 6 बड़ा है 5 से, यस या नो, नाउ यस, देन यस के ऊपर आपकी ये लूप ब्रेक होगा, और एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, जो कि 20 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव यू एवरेज। और एवरेज प्रोसेस होने के बाद सिंबल में आउटपुट देने के लिए मैंने मैसेज दिया, कमांड दी, द एवरेज ऑफ 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉमा, कोर्स के अंदर मैसेज होगा, कॉमा के बाद ये वेरिएबल है, और ये फिर मैसेज है वैल्यूज इज, ये इसी तरह आएगा, और एवरेज यहाँ पे आ जाएगी 4, 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 आएगा ना, मैसेज आएगा दी एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज इज, एवरेज ऊपर निकल आई है, वो यहाँ पे करते हैं, और ये आपका प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट 9.2 पे हम आ गए हैं, और आपको जो सॉल्यूशंस हैं 3 डिफरेंट वेज में लिखने सिखा दिए। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर इंग्लिश, सेकंड इज फ्लो चार्ट, एंड थर्ड इज सूडो कोड। और अगर आप गौर करो सूडो कोड और वो जो फ्लो चार्ट है, काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं, बस उसका वो डायग्रामेटिकली अप्रोच है, लेकिन इन सिंबल्स के अंदर लेबल लिखना जरूरी, वरना पता क्या लगेगा कि वो क्या है, एक्शन लेबलिंग। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर हो गया है, मैं कोशिश करूँगा आपको 1-2 रोज़ में इसका डॉक्यूमेंट भी हैंड ओवर करूँ, ताकि आप क्वेश्चंस को देख सको, पेपर में क्वेश्चंस क्या आते हैं। इंशाल्लाह अगले फ्राइडे वाले दिन का टाइम आपके पास बहुत होगा इंशाल्लाह, तो अगली फ्राइडे वाले दिन मैं आपको राइटिंग सिंपल एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड, और इसके अंदर ये अप्रोच और ये सोच और ये आपकी सारी डिफरेंट अटैम्प्ट्स पाइथन में, जावा में और वीबी में कैसे करते हैं, कमांड्स क्या होती हैं। सूडो कोड के बाद अगला जो हमारा टारगेट होगा, डिज़ाइन योर, आफ्टर डिज़ाइनिंग यू हैव टू सेलेक्ट लैंग्वेज, वीबी, जावा और पाइथन। थैंक यू।